दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में आज हमारी अंतिम श्रृंखला होगी, यानी अंतिम कड़ी पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम सैयद वंश के बारे में और लोधी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोस अगर आपने दिल्ली सल्तनत की अभी नहीं देखी है तो दोस्तों देख लीजिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए। आने वाले एग्जामिनेशन में जो भी आपको समस्याएं होती हैं तो वो लगातार आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उसका रीजन ये होगा कि आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। हम लोग ऐसे ही हमारी टीम हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग सैयद वंश के बारे में, फिर लोधी वंश के बारे में। दोस्तों, पहला पॉइंट आपका बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सैयद वंश का समय क्या रहा। तो सैयद वंश का बात करें तो हम 1414 से 1451 तक समय रहा। टोटल अगर हम बात करें, एक छोटा सा समय 37 वर्षों का रहा, लेकिन 37 वर्षों से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पहला आपका पूछा जाए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। तो याद रखना है आपको, मैं पहले भी वीडियो में किस वंश का संस्थापक कौन है, उनका कार्यकाल क्या रहा है, उसमें कौन कौन से शासक हुए, उनका समय क्या रहा है, वो सारी चीजें अपलोड कर चुका हूँ। आप शुरुआत से वीडियो को देखिएगा। तो पहला पॉइंट जो दोस्तों बनता है महत्वपूर्ण, वो ये बनेगा, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि लोधी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन तुगलक द्वितीय, जिसकी अगर हम बात करें तो जिसकी हत्या करके आपका सैयद वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करें अगर आगे, तो यह स्वयं को पैगंबर के वंशज मानता था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछले जो हमने 3 वंशों में चर्चा किया था वो सारे तुर्क मुसलमान थे, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पैगंबर को अपने वंशज मानते थे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है, इसने सैयद ए आला की उपाधि धारण की थी। जबकि अभी तक दिल्ली सल्तनत में हमने पिछले वंशों पे जो भी वंश देखे थे, उन सारे वंशों में क्या था कि सभी सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, लेकिन इसने क्या किया था, सैयद ए आला की उपाधि धारण की थी। इसका रीजन ये था कि जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है, उस दौरान तैमूर लंग ने जब भारत पर जिन जिन एरिया पर कब्जा किया था, खिज्र खां सपोर्ट करने के कारण तैमूर लंग का, जाते समय उसने क्या किया, वहां के सारे जगह की इसको शासक बना देता है, यानी वो सारे जो भी जीते हुए क्षेत्र होते हैं इसको दे देता है। इस वजह से ये क्या करता है, उसके अधीन रहकर शासन सत्ता चलाता है। तो इस वजह से सुल्तान की पदवी ना धारण करके किसकी धारण करता है, सैयद ए आला की पदवी धारण करता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट जो सैयद वंश का बनता है, 1414 से 1451 तक का कार्यकाल रहा, और सैयद वंश का संस्थापक कौन रहा, खिज्र खां रहा, और ये अपने आप को किसका वंशज मानता था, तो पैगंबर का वंशज मानता था, पैगंबर को अपना वंशज मानते थे। और इसने किसकी उपाधि धारण की थी, सैयद ए आला की उपाधि धारण की थी। अब दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी जो होता है मुबारक शाह होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, अगर हम बात करें तो खिज्र खां के बाद सैयद वंश का संस्थापक, सैयद वंश का उत्तराधिकारी कौन होता है, तो मुबारक शाह होता है, जिसके दरबार में तारीखे मुबारक शाही, कई बार ये ग्रंथ पूछा गया है, तारीखे मुबारक शाही के लेखक याया बिन अहमद सरहिंद रहते थे। तो याद रखना है दोस्तों, तारीखे मुबारक शाही के लेखक किसके दरबार में रहते थे, मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। उनका नाम अगर आपसे पूछता है तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था, तो यहाँ बिन अहमद सरहिंद। अंतिम शासक जो हुआ अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। सैयद वंश के अंतिम शासक के बारे में बात करें दोस्तों, तो अलाउद्दीन आलम शाह हुआ, जिसने अपनी स्वेच्छा से शासन की बागडोर बहलोल लोधी को सौंप दी। तो यहाँ से दोस्तों बहलोल लोधी का नाम याद रखना आपको। इसने स्वेच्छा से अपने शासन की बागडोर क्या करी, बहलोल लोधी को सौंप दी। और बहलोल लोधी ने क्या किया, 1451 में सैयद वंश के जगह पे उसने क्या किया, लोधी वंश की स्थापना की। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो सैयद वंश का टोटल कार्यकाल जो रहा, या सैयद वंश का समय जो रहा, 37 वर्षों तक रहा। तो सैयद वंश पे एक बार फिर से देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन, सैयद वंश का समय 1414 से 1451 तक का। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां किसको अपना वंशज मानता था, तो पैगंबर को। और
इसने किसकी उपाधि धारण की? सैयद आला की उपाधि धारण की। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुबारक शाह हुआ। मुबारक शाह के समय में तारीख मुबारक शाही लिखी गई, जिसके लेखक कौन थे? यहा बिन अहमद सरेंद थे। फिर अंतिम शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह हुआ, जिसने स्वेच्छा से अपने शासन की बागडोर बहलोल लोदी को सौंप दी। और 19 इसी के साथ बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की स्थापना की। इस तरीके सैयद वंश से बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण भी बनता है, लोदी वंश इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनेशन में लोदी वंश से कुछ आप देखते होंगे ऑब्जेक्टिव अक्सर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, लोदी वंश का समय 1451 से लेकर 1526 तक का रहा। लोदी वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो अभी आपने देखा बहलोल लोदी था, याद रखना है आपको लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। और लोदी वंश का महान शासक कौन हुआ? सिकंदर लोदी हुआ। यहाँ सिकंदर लोदी महत्वपूर्ण बनता है, अपने कार्यों के द्वारा या अपने शासन प्रणाली के द्वारा, अपने नीतियों के कारण लोदी वंश को आगे तक ले जाने का जो श्रेय जाता है वो आपका सिकंदर लोदी को जाता है। और इस वंश का सबसे महान शासक या प्रतापी शासक भी कह सकते हैं सिकंदर लोदी था। लोदी वंश का महान शासक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? जिसने राजपूतों को पराजित करने के उद्देश्य से 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। और अपने राज्य की राजधानी भी इसने आगरा को ही बनाया था। तो यहाँ पे सिकंदर लोदी से बनने वाले क्वेश्चन, पहला लोदी वंश का महान शासक कौन हुआ? सिकंदर लोदी हुआ। और आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की। आगरा नगर कब बसाया? तो 1504 में बसाया और अपने राज्य की राजधानी भी बनाया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बनता है, इसने भूमि पैमाइश हेतु सिकंदरी गज चलाया। जिस तरीके से अनेकों आप लोगों ने सुना होगा पैमाइश के लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती है, तो इसी तरीके से इसने जो सिकंदरी गज का प्रयोग किया था पैमाइश के लिए। तो याद रखना है सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने ही किया था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, सिकंदर लोदी जो था वो फारसी भाषा में कविताएं भी लिखता था और उसको उपनाम से, गुलरुखी उपनाम से वो क्या करता था? फारसी भाषा में कविताएं भी लिखता था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऐसा शासक था जो गुलरुखी नाम से कविताएं करता था या फारसी भाषा में कविताएं लिखता था? तो आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। तो याद रखना दोस्तों, गुलरुखी नाम से कौन कविताएं करता है? तो सिकंदर लोदी। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद इसने सिकंदर फिरोज शाही नाम से करवाया था। याद रखना है आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? सिकंदर लोदी ने करवाया। किस नाम से करवाया? सिकंदर फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया था। अब अंतिम शासक के बारे में बात करें दोस्तों तो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ, जिसको 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, यहाँ पे याद रखना दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना की। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम देखें तो लोदी वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, पहला क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। महान शासक कौन हुआ? सिकंदर लोदी हुआ। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की। कब की? 1504 में की। राजधानी आगरा को किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। भूमि पैमाइश से तो सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। गुलरुखी नाम से उप कविताएं फारसी में कौन लिखता था? तो वो आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। अंतिम शासक कौन था लोदी वंश का? तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर को जीत हासिल हुई। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत पे हम लोगों ने दोस्तों चर्चा किया। दिल्ली सल्तनत से बनने वाले ऑब्जेक्टिव सारे वीडियोस को आप देखते हैं तो मिल जाएंगे।
यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।